हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में हम इनका Q3 FY25 का क्वार्टरली रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि Q3 की परफॉर्मेंस कैसी रही, कंपनी करंट टाइम में बिजनेस कैसा कर रही है और आगे फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो जब से आईपीओ आया है ये शेयर लगातार लो के बाद एक नया लो लगा रहा है। हालांकि जनवरी में ये 527 रुपए का लो लगाया था, फरवरी में थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश किया था, लेकिन अभी 560 रुपए पे क्लोजिंग हुई है और अपने 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आईपीओ के बाद से तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन अभी करंट टाइम में क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर आपने पीएन गाडगिल ज्वेलर्स पे स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में इनके बिजनेस मॉडल को समझाया हुआ है। हालांकि इस वीडियो का मकसद है कि इनकी Q3 परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, अगर पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की बात करें तो ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें तो 7600 करोड़ रुपीस की, स्टॉक भी 36 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 30% का, इसी के साथ आरओई भी 32% का काफी हेल्दी दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 560 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। इसने आईपीओ के बाद 848 रुपए का हाई लगाया था। इसके लो की बात करें तो जनवरी में इसने 495 रुपए का लो लगाया है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे अगर एक नजर डाले तो यहाँ पे सेल्स पे देख सकते हैं कि दिसंबर 24 में 2407 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, जो कि पिछली साल सिर्फ 1939 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे काफी अच्छी जंप देखने को मिली है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो सितंबर 24 में देख सकते हैं कि ये रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इस तरह का रिटेल बिजनेस थोड़ा सा सीजनल होता है, जब दिवाली के टाइम में खास करके वेडिंग सीजन में काफी अच्छा ये रेवेन्यू करते हैं। तो इस तरह की कंपनीज को हमेशा वाई बेसिस पे कंपेयर करें, वो ज्यादा सही होता है। तो दोस्तों, अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 85 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया गया है, जो कि पिछली साल सिर्फ ये प्रॉफिट 57 करोड़ रुपीस का था और पिछले क्वार्टर ये प्रॉफिट 32 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे भी अगेन वाई बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन पिछली साल 5% का था, इस बार भी 5% का काफी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया गया है। अगर डिप्रिसिएशन की बात करें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 5 करोड़ पिछले साल था, अभी 8 करोड़ रुपीस का डिप्रिसिएशन रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इंटरेस्ट का लेवल कम हो गया है, क्योंकि 11 करोड़ लास्ट ईयर था, अभी डिप्रिसिएशन घट करके 6 करोड़ है। कह सकते हैं कि लगभग 50% से इंटरेस्ट कम हो गया है। यहाँ पे पिछले क्वार्टर भी देख सकते हैं कि 13 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट था, उसके पहले भी 12 करोड़ रुपीस का ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे। लेकिन डेट में रिडक्शन की वजह से इंटरेस्ट काफी कम हो गया है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर से इंटरेस्ट का बर्डन हट रहा है। तो दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट तो काफी अच्छा था, लेकिन अगर इनके एनुअलाइज रिजल्ट पे नजर डाले तो यहाँ पे टीटीएम रेवेन्यू देख सकते हैं कि 7554 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि FY24 में 6032 करोड़ रुपीस का था। तो टीटीएम बेसिस पे अगेन काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 150 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 207 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट के टर्म्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। अदर इनकम की बात किया जाए तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन की बात करें तो ये भी नॉमिनल सा बढ़ा है। ओवरऑल इंटरेस्ट का लेवल टीटीएम बेसिस पे कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 4% का मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि मार्च 24 में 118 करोड़ था, जो कि सितंबर में 136 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि इन्होंने फंडिंग रेज की थी आईपीओ के दौरान और नए शेयर इशू किए थे। इसके अलावा इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए का दिख रहा है। उसके कंपेरिजन में बोरोइंग का लेवल 233 करोड़ रुपीस का है। हालांकि इसमें फर्दर रिडक्शन देखने को मिला है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री को जब डिस्कस करेंगे तो वहां समझेंगे कि करंट टाइम का बोरोइंग का लेवल क्या है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अदर एसेट पे नजर डालें तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ा है, जो कि 574 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री होल्ड कर रहे थे FY23 में। अभी फर्स्ट हाफ FY25 में ये 1555 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। हालांकि ट्रेड रिसीवेबल एकदम अंडर कंट्रोल है और कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं कि 363 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि आईपीओ के दौरान इन्होंने फंड रेज किया था। इस वजह से कैश पोजीशन काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो दोस्तों, अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 363 करोड़ रुपीस के कैश को कंपनी ने कहां डिप्लॉय किया। तो दोस्तों, रेशियोज पे नजर डालें तो डेब्टर डेज देख सकते हैं कि FY23 में 5 दिनों का था, लेकिन FY24 में फर्दर डिडक्शन हुआ और ये 3 दिनों का बिल्कुल नेग्लिजिबल सा दिख रहा है। इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 52 डेज से बढ़कर के 62 डेज हो गया है। ओवरऑल काफी अच्छे नंबर पे दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो 34 डेज
डेज से बढ़ करके 40 डेज का हो गया है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल साइकिल नहीं है। कंपनी काफी तेजी से अपनी कैपिटल को रोटेट कर दी। इसके अलावा आरओसी की बात करें तो 80% का था FY23 में, FY24 में 31% का काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है। FY25 का डेटा जब आएगा तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका करंट टाइम में आरओसी और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल डेज कितना दिख रहा है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो देख सकते हैं कि सितंबर 24 में 83.11% की थी, दिसंबर में भी सेम कांस्टेंट बनी हुई है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग थोड़ा सा घट गई है, जो कि 3.8% थी वो घट करके 1.93% रह गई है। डीआईएस की होल्डिंग भी थोड़ा सा घटी हुई है, जो कि 5.8% थी अभी 5.34 है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, 7.29% थी जो कि बढ़कर के 9.60 है। लेकिन ओवरऑल अभी भी पब्लिक की होल्डिंग लेस देन 10% है। मेजर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास 83% की है। इसके अलावा एफआईज और डीआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है। लेकिन दोस्तों एक चीज और समझने वाली है कि प्रमोटर्स की मैक्सिमम अलाउड किसी भी कंपनी में होल्डिंग जो होती है 75% होती है। तो आने वाले दिनों में प्रमोटर्स को फर्दर इसमें स्टेक सेल करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफी ज्यादा दिख रहे हैं, 1,88,567 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स जिसका शेयर प्राइस एक नया लो लगाता हुआ दिख रहा है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया था, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट काफी अच्छा रिपोर्ट किया, साथ ही साथ सेल्स में भी ग्रोथ हो रही है। ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे रेवेन्यू की बात करें तो ये भी अच्छा ही दिख रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गई है, जहां पे कंपनी ने फंड रेज किया है और इसके अलावा डेट लेवल भी कम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा रेशियोज में हमने देखा कि आरओसी इंप्रूव कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि एफआईज और डीआईएस की होल्डिंग थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग अभी भी लेस देन 10% की है। इसके अलावा प्रमोटर्स अभी मेजर होल्डिंग 80% तक की होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही, करंट टाइम में बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट कौन से ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो कि कंपनी को ग्रोथ दिलाने में आगे हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहले इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि एज ऑफ दिसंबर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि सितंबर की बैलेंस शीट में डेट का लेवल 250 करोड़ रुपीस के आसपास का दिख रहा था, लेकिन आज की डेट में ये 50 से 60 करोड़ रुपीस का सिर्फ टर्म लोन है। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसीलिए हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 6 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है, जो कि पिछली साल ये 12 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे कर रहे थे। लेकिन अब कंपनी डेट फ्री हो गई, यानी मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट के पेमेंट में फर्दर रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा एक्सपेंशन प्लान क्या होने वाला है 2025 के लिए, तो कंपनी ने बताया कि ये मल्टीपल स्टोर ओपन करने का प्लान है, जहाँ पे ये कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे 8 नए स्टोर्स ओपन करेंगे। इसके अलावा फ्रेंचाइजी स्टोर भी 7 से 8 स्टोर्स ओपन करने का प्लान है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल स्टोर जिसमें फैशनेबल ज्वेलरी और साथ ही साथ लाइट वेट ज्वेलरी, ये भी 10 स्टोर ओपन करेंगे, जिसमें 5 स्टोर पोको मॉडल पे और 5 स्टोर फोको मॉडल पे ये स्टार्ट करेंगे। यानी 5 स्टोर ये खुद ओपन करके ऑपरेट करेंगे और 5 ये फ्रेंचाइजी पार्टनर के थ्रू स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल FY26 में 25 स्टोर ओपन करने का प्लान है। इसके अलावा दोस्तों ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने यूएस में पहला स्टोर ओपन करने का प्लान बनाया Q1 नेक्स्ट ईयर में। तो ये सिएटल में एक नया स्टोर ओपन करने वाले हैं और यूएस का या फिर इंटरनेशनल मार्केट का पहला स्टोर होगा। तो दोस्तों Q3 की परफॉर्मेंस कैसी रही, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें। तो दोस्तों कंपनी की अगर सेम स्टोर सेल ग्रोथ की बात करें, यानी जो भी एग्जिस्टिंग स्टोर है वहां से कितनी ग्रोथ है, तो इन्होंने बताया कि 44% वैल्यू ग्रोथ देखने को मिली। यानी गोल्ड का 1 किलो का अगर ये सेल कर रहे हैं तो वहां पे प्राइसेस भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सेल में ज्यादा ग्रोथ होती है। तो वैल्यू टर्म्स की बात करें तो 44% की ग्रोथ है। इसके अलावा वॉल्यूम टर्म्स यानी वजन से बात करें तो 14% की ग्रोथ वॉल्यूम टर्म्स में भी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो दोस्तों इसके अलावा इन्होंने बताया कि अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट रहा, जहां पे कंपनी ने 1050 करोड़ रुपीस की अकेले अक्टूबर में सेल की, क्योंकि यहाँ पे दिवाली का सीजन था और कंपनी ने काफी बम्पर सेल किए और नए स्टोर्स भी ओपन किए थे। तो दोस्तों ओवरऑल क्वार्टर की बात करें तो तकरीबन 2500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, लेकिन अकेले अक्टूबर में इन्होंने इतना रेवेन्यू किया है। तो दोस्तों 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इन्होंने अचीव किया अक्टूबर में। उसके पीछे की वजह है फेस्टिव सीजन, साथ ही साथ वेडिक सीजन था। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग देखने को मिला। इसके अलावा इन्होंने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसकी वजह से काफी अच्छी सेल्स देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर इनके स्टोर लेवल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक स्टोर से 127 करोड़ रुपीस का भी रेवेन्यू कर रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें सिंगल स्टोर से 325 लाख रुपए का प्रॉफिट तकरीबन हो रहा है। इसके अलावा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 26% की एक सिंगल स्टोर में ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों एक चीज और समझने वाली है कि अभी जो मैंने डेटा दिया था उसमें 44% की ग्रोथ को बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये जो 26% का आंकड़ा है ये पुराने जो स्टोर से लिया गया है, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ नए स्टोर्स भी ओपन किया, कुछ पुराने भी स्टोर है। तो अभी जो पुराने स्टोर्स पे अगर देखा जाए तो ये 26% की ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों पीएन गडगिल ज्वेलर्स पे मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा मैं मल्टीपल
स्टॉक्स को अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। तो दोस्तों अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि कौन से शेयर्स पे हमारी रिकमेंडेशन है, कौन ऐसे शेयर है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, कुछ पर्सनल लेवल पर डिस्कशन करना हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया कि रिटेल सेगमेंट जो कि इनका मेन बिजनेस है, कि यहाँ पे 77% टोटल बिजनेस से आ रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स का बिजनेस है और पुरानी ज्वेलरी को भी रिफर्बिश कराते हैं तो वहां से भी रेवेन्यू आता है। लेकिन मेन जो बिजनेस 77% रिटेल सेगमेंट से आ रहा है, यहाँ पे 42% YoY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा मार्जिन की बात करें तो 6.42% का काफी हेल्दी इबिटा मार्जिन है और पैट मार्जिन भी काफी हेल्दी 4.23% का ये अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका ई कॉमर्स बिजनेस भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इन्होंने 100% की ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर की और यहाँ पे 70 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू Q3 FY25 में अचीव किया है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी सेगमेंट की बात करें 87% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिली है और 226 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, जो कि टोटल इन्होंने 2400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, यानी Q3 FY25 में तकरीबन 10% फ्रेंचाइजी सेगमेंट से आ रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट कैसे देखने को मिला, इसके अलावा स्टोर्स में क्या ग्रोथ दिख रही है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि नवरात्रि के सीजन में 18% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा दिवाली पे भी 53% की ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में देखने को मिली। इसका मतलब है कि दिवाली इनका काफी स्ट्रांग देखने को मिला, जहां पे पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने काफी तेजी से स्टोर एक्सपेंशन पे काम शुरू किया है, जो कि अभी आईपीओ आया था इनके पास 39 स्टोर्स थे, लेकिन आईपीओ के बाद नवरात्रि में इन्होंने 9 दिनों में 9 स्टोर ओपन करके एक रिकॉर्ड बनाया। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि 9 दिनों में 9 शोरूम ओपन की होगी। इसके अलावा दिसंबर तक की बात करें तो इन्होंने 48 स्टोर ओपन कर लिया है। इसके अलावा Q4 FY25 तक प्लान है कि टोटल 53 स्टोर ओपन कर ले। इसके अलावा दोस्तों जब कॉल हुई जनवरी में तो इन्होंने बताया कि 50 स्टोर ऑलरेडी ओपन कर लिए। इसके अलावा 3 स्टोर मार्च में भी ओपन करने का प्लान है। तो दोस्तों काफी तेजी से ये स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। जब इनका आईपीओ आया था 39 स्टोर्स थे, फिर उसके बाद नवरात्रि में 9 स्टोर्स ओपन किए। अभी जनवरी तक इनके 50 स्टोर्स हो गए हैं, 2 स्टोर्स और मार्च में ओपन करने वाले हैं। इसके अलावा FY26 में भी 25 स्टोर ओपन करने का ये प्लान कर रहे हैं, यानी 50 से सीधा 75-80 स्टोर्स ओपन कर लेंगे FY26 के एंड तक, यानी स्टोर काउंट में 50% की ग्रोथ FY26 में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों करंट टाइम में मार्केट ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, इसके अलावा कंज्यूमर का प्रेफरेंस कैसे प्ले आउट हो रहा है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने बताया कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस में थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला है। यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है लाइट वेट ज्वेलरी में। इसके अलावा रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड की कैटेगरी की बात करें, यंगर कस्टमर के बीच काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इस बेसिस पे मैनेजमेंट ने बताया कि 18 कैरेट गोल्ड की 2029 तक काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ये 18 कैरेट के गोल्ड के जो प्रोडक्ट है ओवरऑल पोर्टफोलियो में धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों गोल्ड के प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनी को अगर फायदा हो सकता है, लेकिन अगर नीचे गया तो ये कंपनी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके लिए हेजिंग कर रहे हैं और अपना रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि सितंबर क्वार्टर तक 12% की ये हेजिंग करके चल रहे थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर तक ये 45% अपने गोल्ड की हेजिंग कर चुके हैं। इसके अलावा जब कॉल पे डिस्कशन हो रहा था, इन्होंने 100% अपना हेजिंग कर ली है। इसका मतलब है कि अगर गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जा रहा है तो कंपनी को फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है तो कंपनी को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी का मेन बिजनेस है रिटेलिंग का। तो ये गोल्ड जल्दी की रिटेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे इनका जो मार्जिन है 5% का दिख रहा है। सिर्फ उसी मार्जिन को ये मेंटेन करने का प्लान है। इनका कोई भी स्पेकुलेशन नहीं कर रहे कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े तो हमारा फायदा हो, क्योंकि यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से मुझे लगता है ये काफी अच्छा मूव है। इससे इनका मार्जिन काफी स्टेबल हो जाएगा। और दोस्तों जिस कंपनी का मार्जिन जितना भी स्टेबल हो उतना ज्यादा उसको वैल्यूएशन मिलती है। फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इनको कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अलावा नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कब हो सकती है, ब्रेक इवन कब तक हो जाएगा, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि स्टोर लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसमें 15 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो नए 9 स्टोर्स ओपन किए हैं वो ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है और यहाँ पे फर्दर कैपेक्स या ओपेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें और पैसा नहीं लगाना। लेकिन इसी तरह का मोमेंटम देखने को मिला तो ये जल्द ही एक साल के अंदर ये सारे स्टोर्स ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। एक बार जब ब्रेक इवन कर लेंगे तो यहाँ से रिटर्न भी आने लगेगा और थोड़ा सा प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो स्टोर्स ओपन किया उसमें फर्दर पैसा डालने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले दिनों में जैसे ही स्टोर्स में प्रॉफिट होगा, बल्कि वो कैश काउ की तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों बिजनेस को चलाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि क्वार्टरली एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 30 करोड़ रुपीस का इन्होंने अदर एक्सपेंस किया है। यहाँ पे मेजर जो कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पे, इसके अलावा गोल्ड की हेजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल हेजिंग के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में ये मेंटेन रहेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा ये मार्केटिंग पे भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिलाने के लिए काफी जरूरी है। तो दोस्तों इनका फ्यूचर का क्या एक्सपेंशन प्लान होने वाला है, क्योंकि आईपीओ के बाद से ऑलरेडी 39 स्टोर से बढ़ा करके ये 50 स्टोर ओपन कर लिया और अभी FY25 के एंड तक प्लान है कि 53 स्टोर ओपन करेंगे। लेकिन FY26 का क्या प्लान है, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि FY26 में ये 25 नए स्टोर्स ओपन करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि कोको मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल, इसके अलावा लाइफस्टाइल फॉर्मेट में ये कुछ एक्सपेंशन करेंगे, जिसमें 5 फ्रेंचाइजी और 5 कोको मॉडल पे ये स्टोर्स ओपन करेंगे। तो टोटल स्टोर काउंट FY26 में 53 से बढ़ा करके 78 करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इन्होंने बताया कि काफी लो कैपेक्स लग रहा है, हर एक स्टोर पे 5 से 7 करोड़ रुपीस का माल रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये कोई भी डेट नहीं ले रहे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इंटरनल अक्रूवल से करेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा 10 फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी स्टोर ओपन कर रहे हैं, जो कि इनको कैपिटल नहीं इन्फ्यूज करने पड़ेगा, क्योंकि जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर आएगा अपना खुद इन्वेस्टमेंट करेगा। कंपनी को बस अपना बिजनेस मॉडल शेयर करना है, अपना प्रोडक्ट देना है, और फ्रेंचाइजी अपना कैपिटल लाएगा। तो इस वजह से काफी एसेट लाइट बिजनेस इनका हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का शेयर प्राइस लगातार लो लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये इस कंपनी में ये हो रही है कि ये काफी तेजी से नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। आईपीओ के दौरान इनके 39 स्टोर्स थे, फिर ये बढ़ा करके दिसंबर तक 48 स्टोर ओपन कर लिया है। जनवरी की बात करें तो इन्होंने 50 स्टोर ओपन कर लिया। मार्च में फर्दर प्लान है कि स्टोर काउंट को 53 कर लिया जाए, और आने वाले साल में 25 नए स्टोर्स फर्दर ओपन करने का प्लान है। इसका मतलब आईपीओ के दौरान 39 स्टोर से बढ़ा करके 78 स्टोर ये करने वाले हैं। मुझे लगता है काफी एग्रेसिवली ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। इसके अलावा गोल्ड के प्राइस को फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हेजिंग कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इससे बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री हो गई है, इसकी वजह से इंटरेस्ट का पेमेंट का बर्डन भी कंपनी पे कम हो रहा है। इसके अलावा डेट का लेवल भी एकदम अंडर कंट्रोल है। कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है कि अपने फ्रेंचाइजी मॉडल और इंटरनल अक्रूवल के थ्रू अपना कैपेक्स फंड करेगी। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर स्टॉक पी की बात करें 36 का, मुझे लगता है काफी रीजनेबल है, क्योंकि अगर कुछ स्टेब्लिश प्लेयर लाइक कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो स्टॉक पी 75 का दिख रहा है, जो कि पी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। इसके अलावा दोस्तों पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में कुछ सिमिलर चीजें देखने को मिल रही है, जैसा कि कल्याण ज्वेलर्स में 2022-23 में देखने को मिला था। क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स की अगर शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 के बाद से ये शेयर थोड़ा सा रैली आया देखने को मिली थी, लेकिन 2023 में ये मल्टी बैगर बना। और बात करें जनवरी 2025 तक, तो ये 2 सालों में शेयर 100 रुपए के लेवल से करीब 800 का लेवल टच किया। इतनी जबरदस्त रैली देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने काफी तेजी से पैन इंडिया एक्सपेंशन किया। मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स जो 2 साल पहले जिस लेवल पे था, आज उसी लेवल पे पीएन गाडगिल ज्वेलर्स है। आने वाले दिनों में कुछ सिमिलर चीजें पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने खुद पीएन गाडगिल ज्वेलर्स पे इन्वेस्टमेंट किया और अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है मैं थोड़ा बायस हूँ। इसीलिए अगर इस कंपनी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना खुद एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। इसके अलावा दोस्तों क्या आपने पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में इन्वेस्टमेंट किया है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।